Hello students, today we will discuss about the CO2 laser. First of all, we will discuss in detail about its construction of CO2 laser, then we will discuss about its working, and at the end of the lecture we will discuss about its application. So first of all, let us discuss about the construction of CO2 laser. CO2 laser is made up of such type of arrangement in which the extreme two-ended ends are fitted with the two mirrors, confocal mirrors. As discussion previous, by we take the confocal mirrors to increase the population, or we can say the to decrease the diffraction losses. Middle one portion is made up of this one type of chamber in which we having the dimension 2.5 centimeter and length of a 5 meter, filled with the mixture of gases helium, neon and carbon dioxide. At the one end, the helium, neon and carbon dioxide mixture gas is input, and here the output in the format of a pump. By we take the output or continuous flow of this one gases, later on I will explain you, and further fitted with the two windows, one this one, second this one window is filled with the NaCl window. We use a NaCl window instead of using a transparent glass, because transparent glass absorbs some amount of radiation emitted by the CO2 laser. So we will use a NaCl or calcium chloride, barium fluorine chloride, zinc cyanide और KCl, these material transparent to such type of radiations. अब जो हमने इसके अंदर गैसेज ली हैं, उन गैसेज को हमने अलग अलग प्रेशर के ऊपर लिया है. हीलियम के केस में 0.7 प्रेशर है, नाइट्रोजन के केस में 1.2 है, और CO2 के केस में हमने 0.33 टोर प्रेशर पे लिया है. टू रिमूव द डिसोसिएशन प्रोडक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. अब हम जब ये वर्किंग करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि CO2 है जो गैस, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से डिसोसिएट हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर. इनको टाइमली वहाँ से रिमूव करने के लिए विच वुड बी कंटेन इन द लेजर, कंटेनमेट द लेजर, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गैस मिक्सचर इज मेंटेन. अब जो CO2 से ब्रेकअप होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगी, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें इस कंटिन्यूस फ्लो की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हम पंप से इसको कंटिन्यूस फ्लो करवाएंगे इन तीनों गैस के मिक्सचर का. हाँ जी. तो अब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लेज़र है वो हम अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग इसको पल्स लेज़र भी बना सकते हैं और कंटिन्यूस लेज़र भी बना सकते हैं. जब ये पल्स लेज़र की तरह बिहेव करेगी तो दो पल्सेस के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा, दैट वन ऑफ ए माइक्रो सेकेंड. इस ऑर्डर का टाइम इंटरवल दो पल्स के बीच में मिलेगा, और जब हम इसको एज ए कंटिन्यूस वेव लेके चलेंगे तो इसकी जो आउटपुट होगी 50 वाट के अराउंड होगी. तो 50 वाट जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास वाटेज होने की वजह से हीट प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से इसकी एप्लीकेशंस डिज़ाइन की गई हैं. तो दिस वन इज़ अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए CO2 लेज़र. तो नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द एनर्जी लेवल डायग्राम. ओके, लेट मी प्लेस हियर. ओके, इधर कर लेते हैं हम इसको. तो ये पोर्शन हमने कवर कर लिया जिसके केस में हमने कंस्ट्रक्शन किया. एनर्जी लेवल डायग्राम हम इसके ऊपर बेस्ड एक्सप्लेन करेंगे. बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट दिस वन एनर्जी लेवल डायग्राम, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास इस तरह का है. अगर हम इसको लीनियरली प्लेस करें तो कार्बन इज एट द सेंटर एंड ऑक्सीजन एट द टू एंड. तो यहाँ पे मैंने तीन कैटेगरी बनाई है. एक कैटेगरी ये है जिसको मैंने सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग नाम दिया है, दूसरी कैटेगरी हमारे पास ये है जिसको एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिया है, और तीसरी कैटेगरी हमारे पास ये है जिसमें बेंडिंग मोड दिया है. तो अब मैं इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है पहले आपको वो बता देता हूँ. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके केस में, स्ट्रक्चर के केस में हमने क्या लिया, दो ऑक्सीजन एटम एक्सट्रीम एंड के ऊपर हैं. जब ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, लेट अस सपोज ये आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है और ये भी आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो दोनों के केस में बॉन्ड लेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है.
दिस वन कम्स अंडर द सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के केस में, दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम अंदर की तरफ मूवमेंट करें। जब ये अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो तब भी आपके पास क्या होगा, दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ एक अमाउंट में डिक्रीज होंगी और डाइपोल मोमेंट का अमाउंट भी कम होगा, उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस अफेक्ट आउट होंगी। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन में आएगी। दिस वन इज अबाउट द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्रिकल के केस में एक ऑक्सीजन तो कार्बन की तरफ मूवमेंट कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन कार्बन से अवे मूवमेंट कर रहा है, और रिजल्टेंटली वी कैन से कि दोनों के दोनों आपके पास ऑक्सीजन एटम एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, एक बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, एक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इफेक्टिवली डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसमें जो ट्रांजिशंस होंगी उनका अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड वन पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बन सेंटर पे है, ऑक्सीजन या तो इधर मूवमेंट करे या ऑक्सीजन इस साइड मूवमेंट करे, या फिर डाउन में इस साइड या फिर डाउन में इस साइड। तो इसके केस में एक बार V ऊपर की तरफ बनेगा, दूसरी बार V नीचे की तरफ बनेगा। इस मोड को हमने क्या बेंडिंग मोड कहा है। इसको ज़्यादा अच्छी तरह से विजुलाइज करने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। एनिमेशन के केस में हमारे पास ये जब दोनों ऊपर वाला हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, नीचे वाली हमारे पास एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, और बीच वाली हमारे पास बेंडिंग मोड है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के केस में बॉन्ड लेंथ या तो इकट्ठी इंक्रीज हो रही है या इकट्ठी डिक्रीज हो रही है, और इसके एसिमेट्रिकल के केस में एक बढ़ रही है और एक डिक्रीज हो रही है। तो दिस वन इज डेडिकेटेड टू एसिमेट्रिकल, दिस वन इज सिमेट्रिकल, एंड दिस one is the bending. Depending upon their situation, there are different vibrational level or there are different vibrational स्पेक्ट्रोस्कोपी ट्रांजिशंस। तो अब इनके ऊपर बेस्ड हमारे पास ट्रांजिशन भी अलग अलग होने वाली हैं। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हियर। तो हमने क्या किया, सिमेट्रिकल जो स्ट्रेचिंग है उसको मैंने यहाँ से शो कर लिया। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के केस में मैं एनर्जी स्टेट को लिख रहा हूँ 100, और बेंडिंग के केस में मैं मिडल वाली डिजिट लेके चल रहा हूँ 0 1 0 0 2 0 0 3, मतलब ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग, ये 2 के, ये 3 के, और ये आपके पास ही आ जाए। इसी तरह हमारे पास एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के केस में 0 0 1। तो सिमेट्रिकल के केस में फर्स्ट डिजिट लेके चल रहा हूँ, एसिमेट्रिकल के केस में लास्ट डिजिट, और बेंडिंग के केस में 0 3। तो जब मैं 1 0 की बात करूँगा तो मैं मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, और जब मैं 0 0 1 की बात करूँगा तो आई विल टॉक अबाउट एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है क्या, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। ओके, तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम के केस में N2 की जो एनर्जी स्टेट है वो यहाँ से शो की गई है, ये वाली एनर्जी स्टेट। ये एनर्जी नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट है और ये नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट है। अब नाइट्रोजन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, मतलब सेम एटम से मिलके बना हुआ है, तो इसके केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है। डाइपोल मोमेंट 0 है तो इसके केस में इंफ्रारेड रेडिएशंस की डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, जिसकी वजह से ये वाली ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है। तो मतलब B+1 से लेके B+0 के अंदर कोई भी ट्रांजिशंस नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि N2 होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट 0 है, डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ये वाली ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे गैस, और वो जो आयंस होंगे वो नाइट्रोजन के साथ स्ट्राइक करेंगे और नाइट्रोजन को 0 से फर्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएंगे। लेट मी शो विद द हेल्प ऑफ ए इक्वेशन कि हमारे पास नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन ये स्ट्राइक किया तो नाइट्रोजन स्टार में कन्वर्ट कर दिया इसको, और जो नाइट्रोजन ये एक्साइटेड स्टेट में चलेगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट वाले नाइट्रोजन वाले ग्राउंड स्टेट के CO2 मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे और उनको अब ऊपर एक्साइट करेंगे। एक्साइटेशन के केस में अब डिपेंड करेगा कि किस मोड में है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के मोड में है, बेंडिंग के मोड में है, एसिमेट्रिकल के केस में। सिमेट्रिक वालों को ये वाले एनर्जी लेवल हैं, बेंडिंग के केस में ये वाले एनर्जी लेवल हैं, और एसिमेट्रिक के केस में ये एनर्जी लेवल्स हैं।
ठीक है। तो जो N2 एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट वाले कोलाइड करेंगे CO2 ग्राउंड स्टेट के साथ। CO2 ग्राउंड स्टेट के साथ स्ट्राइक करेंगे तो CO2 स्टार बन गया, CO2 वाले एक्साइटेड स्टेट में चले गए और N2 ग्राउंड स्टेट में आ गया और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आउट हो गई। तो ये प्रोसेस थी जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से एक और प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आती है, ब्रेकअप ऑफ ए CO2 मॉलिक्यूल इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फर्दर ये लिखा हुआ है, फर्दर डिस्चार्ज कंटेन CO2 प्रोड्यूस डिसोसिएशन ऑफ CO2 इनटू CO एंड ऑक्सीजन। अब जो इसके डिसोसिएशन होगा उससे आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज आउट होगी। इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमने इसके अंदर हीलियम को एज ए गैस मिक्सचर लिया था। यहाँ पे मैं शो कर रहा था ये वाला फिगर। हमने यहाँ पे H2 N2 एंड CO2। H2 एक फंक्शन तो हमारे पास ये होगा इसका कि जो हमने डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर जब डिसोसिएट होता है तो एनर्जी अमिट आउट होती है। तो एनर्जी जो अमिट आउट होगी वो फर्दर एक्साइटेशन ना करे, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमने हाइड्रोजन को लिया। तो एक हाइड्रोजन का फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है कि टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सेकंड फंक्शन में अभी आपको बताता हूँ कि क्या होगा। अब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा। जनरली ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे एटम प्रेजेंट होंगे, जब बाहर से N2 वाले यहाँ स्ट्राइक करेंगे तो इनको एक्साइट करके ऊपर लेवल पे ले जाएंगे, 0 0 1 लेवल पे ले जाएंगे। अब यहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। अच्छा, सिमेट्रिकल जब स्ट्रेचिंग होगी इसका ये वाला लेवल और ये लेवल एक दूसरे के रेजोनेंस में होंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी होगी। अब हमारे पास जब डी एक्साइटेशन होगा तो डी एक्साइटेशन से ऊपर से नीचे ट्रांजिशन होगी तो एक एनर्जी हमारे पास वेवलेंथ मिलेगी 10.6 माइक्रोमीटर की और दूसरी वेवलेंथ मिलेगी 9.6 माइक्रोमीटर की। अब वंस दे डी एक्साइट टू लेवल 1 0 0 और 0 2 0 इन लेवल के ऊपर आ गए तो यहाँ से फर्दर डी एक्साइट करने के लिए भी हमें हाइड्रोजन की जरूरत, सॉरी हीलियम की जरूरत, सॉरी दैट वन इज हीलियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हीलियम को एक तो यहाँ से पॉपुलेटेड जो डी एक्साइटेशन के बाद जो स्टेज आई उसको डी एक्साइट करने के लिए भी हमें हीलियम की रिक्वायरमेंट है। लेट मी शो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। 0 1 0 0 1 0 यहाँ इस लेवल से डी एक्साइट करने के लिए भी हमें हाइड्रोजन की हीलियम की ज़रूरत है और एक दूसरा उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें हीलियम की रिक्वायरमेंट थी। तो बाई वी यूज़ हीलियम, हीलियम को हमने एज ए डी पॉपुलेटर यूज़ किया। डी पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ, इस फर्स्ट लेवल से नीचे वाले लेवल पे लाने के लिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब इस ही कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के अंदर दो टाइप की ट्रांजिशंस हुई, दोनों में एक में 10.6 माइक्रोमीटर की एनर्जी अमिट आउट हुई, दूसरी 9.6 माइक्रोमीटर की एनर्जी अमिट आउट हुई। ये हमें एज ए आउटपुट मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेज़र है इसको हम पल्स लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यूस लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम कंटिन्यूस लेज़र यूज़ करते हैं तो 50 वाट के अराउंड हमारे पास आउटपुट मिलती है। ड्यू टू दिस वन ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटपुट फ्रॉम द हीलियम नियॉन लेज़र वी कैन यूज़ इन इंडस्ट्री एंड मेडिकल ड्यू टू इट्स हीटिंग इफेक्ट के एडवांटेज की वजह से इट इज़ यूज्ड इन मटेरियल प्रोसेसिंग, कटिंग के लिए यूज़ की जाती है, ड्रिलिंग के लिए, मटेरियल रिमूवल के लिए, वेल्डिंग के लिए यूज़ की जाती थी। सिमिलरली मेडिकल में भी हम इस कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र को यूज़ करते हैं। दिस वन इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ए CO2 लेज़र। थैंक यू स्टूडेंट्स।